नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। 7 अक्टूबर के हमास के इज़राइल पर हमले के बाद से अब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक़्त गुज़र चुका है। उस हमले के बाद अब 5,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी नागरिकों की हत्या की जा चुकी है इज़राइल के ज़रिए। जिस तरह से हवाई हमले हो रहे हैं, बमबारियाँ हो रही हैं, अस्पतालों से लेकर, स्कूल से लेकर चर्च तक किसी भी जगह को बख्शा नहीं जा रहा है। छोटे-छोटे मासूम बच्चे, महिलाएँ, तबाही का वो आलम है और पूरी दुनिया इसे खड़ा हुआ देख रही है। पिछले 24 घंटे में भी सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है और ये मरने वाले लोगों की जो तादाद है 5,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। और ऐसे में भारत का क्या स्टैंड है? आखिर भारत की सरकार इसे किस तरह से देख रही है? ये वही देश है जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि फिलिस्तीन उतना ही फिलिस्तीनियों का है जितना इंग्लिस्तान अंग्रेजों का है और जितना हिंदुस्तान भारतीयों का है। उसी देश में आज इज़राइल को लेकर जितनी सपोर्ट नज़र आ रहा है, जितना समर्थन नज़र आ रहा है, अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला है। भारत की सरकार ने हालाँकि नरेंद्र मोदी के एक तरफ़ा स्टैंड के बाद फिर विदेश मंत्रालय का बयान आया जिसमें फ़िलिस्तीन का ज़िक्र हुआ और अब जो है वो भारत की तरफ से समर्थन भी और साथ ही रसद भी भेजी जा रही है फ़िलिस्तीन को। तो क्या भारत अपना स्टैंड बदल रहा है? क्या जो युद्धबंदी की, सीज़ फायर की लगातार माँग की जा रही है, उसमें भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? एक देश के तौर पर ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर इस वक्त मौजूद हैं। शशि थरूर जी, इससे पहले कि मैं भारत का क्या स्टैंड है फिलिस्तीन और इज़राइल के इस पूरे संकट को लेकर, इस पूरे युद्ध को लेकर, ये आपसे जानने की कोशिश करूं। फिलहाल जो बदलते हुए हालात हैं, 5,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आप सोचिए, फिलिस्तीनी जानें इस वक्त में सिर्फ एक आंकड़ा बन गई हैं। पूरी दुनिया ने इस बात की निंदा की कि हमास ने जो आतंकवादी हमला किया इजरायली नागरिकों के ऊपर, लेकिन जिस तरह की एक खामोशी है, बड़ी कातिलाना, बड़ी साजिशाना जो खामोशी है फिलिस्तीनी नागरिकों को लेकर, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, यही हो रहा है कुछ सालों से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये फ़िलिस्तीनी जो कॉज़ है, हम तो बहुत-बहुत डेकेड से देख रहे हैं। आपको याद होंगे कि हमारी स्वतंत्रता के कुछ महीने बाद यूनाइटेड नेशंस की रेज़ोल्यूशन आई हुई थी, जहाँ इज़राइल और फ़िलिस्तीन, पैलेस्टाइन 2 देश को बनाने का तय किया था यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन जो हमने देखा उसके बाद कि अब तक इज़राइल एक मजबूत देश बन गया है एक तरफ, और दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों को कोई देश नहीं है। वो अभी रह रहे हैं 2 इलाके में। एक तो है वेस्ट बैंक, जिसमें करीब, मेरे ख्याल में करीब 25 लाख लोग हैं, 30 लाख तक हो सकते हैं। और दूसरा है गाज़ा स्ट्रिप में, जो एक 7 किलोमीटर की लंबाई और 20 किलोमीटर की चौड़ाई की छोटा-सा एक टेरिटरी है। इसके अंदर करीब 22 लाख फिलिस्तीनियों रहते थे, काफ़ी कठिन कंडीशंस में। लेकिन अभी जो उनकी स्थिति है, अभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 4-5 दिन से हर रोज़ और हर रात बॉम्बिंग चल रही है। जैसे आपने कहा, करीब 5,000 लोग के देहांत हो गए, बहुत-बहुत बच्चे भी हैं उसमें शामिल। और जो हम देख रहे हैं, ये गाज़ा स्ट्रिप जो है, इसको अनइन्हेबिटेबल बनाया जा रहा है, जहाँ कोई भी रह नहीं सकता। इस हालत में इज़राइल का जो साजिश है हमास के खिलाफ, ये चल रहा है। मुझे सारे देश के रिएक्शन देख के मुझे 2-3 प्रश्न मन में आते हैं। एक है कि जो इज़राइल के दोस्त हैं, स्पेशली जो वॉशिंगटन है, अमेरिका, वो तो पूरे 100% इज़राइल के पीछे है और कह रहे हैं कि हम लोग आपको पूरा समर्थन देंगे। 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं दिखाने के लिए, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, हम ट्रूप्स भी आपके नज़दीक भेजने के लिए तैयार हैं। हम दूसरे कोई मदद जो आपको चाहेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। उसका ये है संदेश। और दूसरी बात ये है कि यूरोपियन देशों जो हमास के जो आतंकवादी का काम किए, पहले 1,400 इजरायली नागरिकों, जिसमें भी बच्चे थे, उनको मरा दिया था। तो 7 अक्टूबर को जो दूसरे देश इजराइल को पूरा समर्थन किया, अब यूरोपियन देश इंडिया के जैसे समर्थन देते हुए कह रहे हैं कि देखिए, आपका जो ये साजिश चल रहा है, ये जो रिएक्शन, एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गया है। जो इजराइल ने किया, जो हमास ने किया, बहुत बुरी था, लेकिन अब तो उससे बहुत दूर जा रहे हैं आप, ये करना नहीं चाहिए। और कहानी ये है कि ये पहली बार नहीं है कि गाजा और इजराइल के बीच में कुछ हुआ। सही बात है कि 1,400 लोग के देहांत
हमास ने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन पहले रॉकेट इसराइल को भेज के कुछ लोगों को मरा दिया है और इसराइल की तरफ से बॉम्बिंग भी आया हुआ है। ये तो 4-5 बार हो चुके हैं और इसराइल को अच्छी तरह जानते हैं कि इससे कुछ कुछ बदलना नहीं है। एक करीब करीब 30-35 साल इसराइल गाजा स्ट्रिप पे ऑक्यूपेशन करके वहां चला है, जैसे वो लोग वेस्ट बैंक पे भी किए हैं ऑक्यूपेशन। लेकिन गाजा स्ट्रिप में वो लोग इतने थक गए कि 2005 में गाजा स्ट्रिप को छोड़ के वापस चले गए, कह रहे कि आप लोग ही ले दीजिए। और आपको पता है कि एक चुनाव भी चला जिसमें गाजा में हमास जीता और वेस्ट बैंक में फतह, जो PLO के जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के नेतृत्व है, वो फतह के ग्रुप के हैं। जी हमास गाजा स्ट्रिप चला रहे हैं चुनाव जीत के, लेकिन फिर भी एक तरफ पैलेस्टाइन अथॉरिटी फतह एक संवैधानिक रूप से इसराइल के साथ संपर्क मेंटेन करते हैं, उनके सहमत से वहां के सारे गुड्स अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक से जाके इसराइल में काम भी करते हैं। सब हो रहा था। गाजा में ये चल रहा था टू सम एक्सटेंट, लेकिन इसी समय इस्तेमाल करते हुए हमास ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया। और मेरे ख्याल में जो हमने देखा 7 अक्टूबर को, इसका संदेश यह है कि हमास समाधान नहीं चाहते थे। वो चाहते हैं कि पहली बात कि इसराइल को बहुत चोट पहुंचाए बुरी तरह के, और दूसरी कि जो दूसरे अरब देशों इसराइल से नजदीक आ रहे थे, और आपको पता है कि इब्राहिम अकॉर्ड्स के नाम पे कुछ अरब देशों इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। शशि थरूर जी, मैं आती हूँ। अभी अब्राहम जो अकॉर्ड है उस पर भी हम बातचीत करेंगे, अरब देशों के रोल पे भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा अभी इस मौजूदा हालात को समझ लें, और दर्शक की उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप इस पर भी टिप्पणी करेंगे कि भारत का रवैया क्या रहा और भारत किस तरह से एक रोल अदा कर सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जबकि दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है यूनाइटेड स्टेट्स। आप ये सोचिए कि ये हैरान करने वाली बात है कि आज की तारीख में इंटरनेट, सोशल मीडिया, इतना बड़ा मीडिया है पूरी दुनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, वेस्ट के पूरे कंट्रीज में भी है, भारत में भी है। उस सब के बावजूद कैसे एक देश जो युद्ध बंदी है, जो सीज फायर है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। ये तो हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि कैसे आज के दौर में, यानी ये कोई नाज़ी जर्मनी नहीं है जहां किसी को पता नहीं चला कि हिटलर ने लाखों लोगों की हत्या कर दी। ये तो आज की 21वीं सदी का दौर है। ये पहला विश्व युद्ध भी नहीं है, दूसरा विश्व युद्ध भी नहीं है, उसके दर्जनों जो साल हैं वो गुजर चुके हैं। उसके बाद की बात है, क्यों यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा हुआ है इस रास्ते में कि युद्ध बंदी हो सके, और भारत क्यों खामोश है इस बारे में? ये इसमें तो 2 चीज है। क्यों अमेरिका और यूरोप खड़े हैं? आपको पता है कि गिल्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जो हिटलर ने किया, और हिटलर ने ये करने के पहले जो सैकड़ों साल से यहूदी लोग को सहना पड़ा यूरोप में और यूरोपियंस के हाथ में, इतना बुरा था कि हिटलर जो अंत में करीब 60 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में मरा दिया। उसके बाद मेरे ख्याल में यूरोपियन और अमेरिकन देशों, सारे आप कहेंगे क्रिश्चियन देशों में, ऐसा लगा कि हमने एक बहुत बहुत बड़ा पाप किए हैं, और ये यहूदियों को एक अपना ही देश देके ही हम इस पाप से हम निकल सकेंगे। तो इसलिए उनके पाप के लिए वो लोग ये प्रॉब्लम हमारे फिलिस्तीनियों के सिर पे लगाया। क्योंकि 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि ऑटोमन एम्पायर इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, ऑटोमन एम्पायर हार गए। ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साइड पे थे, और ब्रिटेन और फ्रांस जीते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसमें से ब्रिटेन और फ्रांस ये पूरे एरिया को डिवाइड किया, ताकि फ्रांस सीरिया और लेबनान को पकड़ लिए, और ब्रिटेन को ये पैलेस्टाइन और जॉर्डन मिले। और ये ब्रिटिश लोग उस वक्त ने कहा कि इसी जगह पे हम इजरायलियों को, यहूदी लोग को अपना घर वापस जाने के लिए हम पूरा इजाजत देंगे, without any prejudice to the rights of the Palestinians living in the Palestinian Arabs living in the territory। तो कहा कि यहूदी लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन अरब जो रह रहे हैं उनको रहने का है। तो उस जमाने में करीब 1917 से 1947 था। क्या हुआ था कि कभी कभी अरब लोग अपने घर भेजते थे यहूदियों को, यहूदी वहां रह रहे थे ज्यादा, मतलब
आपस में ज्यादा बैर नहीं था, वो लोग एक साथ रहते थे इस पैलेस्टाइन में। लेकिन जब 1947-48 में एक नया देश बनाने का तय किया, तब तो इसको नकबा कहते हैं कि बहुत फिलिस्तीन लोग छोड़ के भाग गया और कई अरब देश इजराइल के खिलाफ जंग भी लड़ा 1948 में। लेकिन वो जंग वो लोग कामयाब नहीं रहे, इजराइल जीता। जीतने के बाद इजराइल ज्यादा टेरिटरी लिया जो यूनाइटेड नेशंस को नहीं दिए थे, और उसको उसके ऊपर उसके बाद ऑक्यूपेशन भी करने लगा। 1967 में दोबारा जंग, दोबारा हार, और उनके ये अरब देशों के पराजय के बाद इजराइल के टेरिटरी और बढ़ गए। और 1973 में योम किपुर वॉर, योम किपुर है जो इजरायलीज का, यहूदियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रिलीजियस फेस्टिवल है, उनका एक डे ऑफ अटोनमेंट है। उसी दिन पे 50 साल बाद हमास ने ये हमला किया है, उसी दिन उनका योम किपुर का दिन पे 50 साल बाद किया। अब देखिए इजराइल में बीच में क्या किया, ये जंग जीतने के बाद वो लोग काफी कड़ी सजा दे दिए जगह के पैलेस्टीनियों को, फिलिस्तीनियों को वहां से हटा दिया, और कई जगहों में सेटलमेंट्स बनाए। सेटलमेंट्स मतलब यहूदियों को रहने के लिए, लेकिन जहां पैलेस्टीनियन भूमि थे वो लोग सेटलमेंट बना के, अगर किसी का घर था वो घर को तोड़ के फिलिस्तीनियों को वहां से हटा दिया। ये सब करके उनका सेटलमेंट करके वो चाहते थे कि पूरे एरिया में जूइश प्रेजेंस, यहूदियों का प्रेजेंस ज्यादा बढ़ जाए और फिलिस्तीनियों का कम हो जाए। लेकिन जो पूरा दुनिया चाहते थे कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने 48 में पास किया था रेजोल्यूशन, ये है कि हम दो स्टेट्स देखना चाहते हैं, दोनों को, इजरायलीज को, यहूदियों को और अरब्स को, फिलिस्तीनियों को समाधान में अपने देश में रहने का पॉसिबिलिटी होनी चाहिए दोनों तरफ से, और सिक्योर बॉर्डर्स होने चाहिए दोनों के बीच में। कोई इंटरनेशनल गारंटीज भी होंगे कि एक तरफ से दूसरा तरफ तक हमला नहीं हो जाएगा, और इस किस्म के उनको जीने का सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे जी। और ये जो वेस्ट बैंक में अभी जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी वहां बिठा दिया, कुछ देशों जैसे भारत भी उनको रिकॉग्नाइज किया है, जैसे आप एक अलग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र स्टेट है। हम मेरे ख्याल में सिर्फ 2-3 देश है जिसने दोनों देश में एम्बेसडर को मेंटेन करते हैं। रमल्ला में इंडिया भारतीय एम्बेसडर है टू पैलेस्टाइन, और टेल अवीव में एक भारतीय एम्बेसडर है इजराइल को। हम दोनों देश से हम अच्छा संपर्क में, अच्छे बंधन। और शशि थरूर जी, मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, जी हाँ, ये हुआ तब नहीं, तो आप जो कह रहे हैं दोनों देशों का, आप ये कह रहे हैं दोनों देशों के लिए, मैं कह रही हूँ ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि यासिर अराफात भारत आए थे, प्रधानमंत्री उस वक्त थी इंदिरा गांधी, और उस वक्त यासिर अराफात ने इस बात पे हामी भरी थी कि जब तक भारत इजराइल के साथ अपने फॉर्मल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करेगा तब तक वो बात करने की स्थिति में नहीं होगा। यासिर अराफात ने इस बात के लिए हामी भरी कि हाँ, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजिए इजराइल के लिए, और यहाँ पर एक कॉन्सुलेट खोलिए। ये बात करनी जरूरी है कि भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते कितने मजबूत थे उस वक्त कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो यासिर अराफात, उनकी जब अंतिम संस्कार उनका हो रहा था तो पब्लिकली रो रहे थे, आंसुओं के साथ रो रहे थे। जी, मैं तो जब यासिर अराफात से 2-3 बार मुलाकात हुई यूनाइटेड नेशन में, जब मैं काम करता था, उन्होंने मुझे इंदिरा गांधी जी की याद में बहुत प्यार से बात की। वो भारत के बारे में बहुत अच्छा सोचता था, भारत को एक असली दोस्त के रूप में वो देखा हुआ था। और आपको पता है कि उन्होंने ये भी मान लिया कि अंत में समाधान का रास्ता ही जाना है। शुरुआत में आपको पता है कि वो भी बंदूक के साथ अपना स्वतंत्रता जीतना चाहता था। वो समझ गया 3 जंग के बाद कि ये नहीं होने वाला है, और वो भी समाधान के रूप में एक पीस पार्टनर बन गया इजराइल का, और इसलिए भारत को दोनों देश के साथ अच्छा बंधन मेंटेन कर सका। लेकिन अक्टूबर 7 पे जो हुआ, नरेंद्र मोदी जी पहले सिर्फ इजराइल को पूरा समर्थन दिया इसमें, और उसका कारण है कि हम आतंकवादियों के विक्टिम हम भी हैं भारत में, इसलिए कहीं भी कोई भी आतंकवाद के हमला, आतंकवाद के एक्शंस किए तो हम उनको बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं देखते हैं। हम पूरे यूनाइटेड नेशंस में हम टेररिज्म के खिलाफ एक कन्वेंशन भी अडॉप्ट करना चाहते हैं दूसरों देशों के साथ, इसलिए हम कोई भी तरीके से हमास ने जो किया उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने कहा, भारत ने कहा कि हम कंडेम करते हैं। लेकिन एक चीज अजीब था हमारे पहले स्टेटमेंट में, नरेंद्र मोदी जी के पहले 2 ट्वीट में,
कि वो सिर्फ इजराइल के साइड देखने के लिए तैयार था, सिर्फ नेतन्याहू से फोन की, सिर्फ उनकी उनकी बातें इजराइल के हाल के बारे में था। और सही बात है कि 1400 लोग सिविलियंस, जो जो सोल्जर्स बहुत कम थे उसमें, जो उनको देहांत होना, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, हम मान लिए। लेकिन उसके साथ भी अगर मोदी जी ने भारतीय पोजीशन को रिस्पेक्ट करते हुए ये भी कहा था कि ये बहुत बुरा हुआ है, हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, लेकिन पैलेस्टीनियों का हक भूल मत जाइएगा, उनको भी हक है समाधान और डिग्निटी से अपने देश में जीने के लिए, ये भी याद रखिएगा, ये भी कहना चाहिए था। बहुत जरूरी बात है। जी हाँ, शशि थरूर जी, 2 हफ्ते लगे। मैं अगली बात पे आ जाती हूँ, भारत के ही स्टैंड पे। और शायद इंटरव्यू करने का सबसे बड़ा मकसद आपसे ये भी था कि भारत के स्टैंड को समझना और जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं, जो नतीजे न सिर्फ कि इस भारत की सरकार को बल्कि भारत के नागरिकों को 140 करोड़ लोगों को भुगतने पड़ेंगे, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। अरब देशों की कीमत पर क्या इजराइल के साथ भारत खड़ा हुआ? लेकिन उससे पहले एक सामाजिक नजरिए से आपसे बात पूछना चाहती हूँ। जब से ये पूरा युद्ध छिड़ा है, या मैं कहूं जब से हमास का आतंकवादी हमला हुआ, निर्दोष इजरायली नागरिकों की हत्या हुई जिनका इसमें कोई कसूर नहीं था, और उसके बाद जिस तरह से इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, अस्पताल से लेके चर्चों से लेके स्कूल तक, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये समझिए कि डॉक्टर्स जब मरीजों को अटेंड करने जाते हैं, जख्मी लोगों को पता चलता है उसमें उनके बच्चे होते हैं, उसमें उनके माता पिता होते हैं, जो पत्रकार हैं, 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकार, उनकी हत्या की जा चुकी है, बाकायदा टारगेटेड किलिंग हो रही है, सिर्फ कोलेट्रल डैमेज नहीं। ऐसे में जो बीजेपी और आरएसएस है, उसकी पूरी मशीनरी सोशल मीडिया पे, क्या आपने इस बात पे गौर किया कि वो लोग, भारत की सरकार का जो स्टैंड रहा वो अपनी तरफ है, लेकिन जिस तरह से जो इजरायली डिफेंस फोर्स जितना अपना डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, जितने अपने प्रोपेगेंडा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जितना भाजपा आरएसएस की आईटी सेल बाकायदा इसमें एक मेजर स्टेक होल्डर बन गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कौन सा भारत है? क्या ये यासिर अराफात को का समर्थन करने वाला भारत है, या फिर फिलिस्तीन के मुसलमानों के सामने कोई भी खड़ा हो उसका समर्थन करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो विरोध है और जो नफरत है वो भारत के मुसलमानों से है। देखिए, ये भी है कि 10 साल से हमारे बंधन इजराइल से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं। इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता था जब इजराइल समाधान के रास्ते पे थे और फ़लस्तीनियों को हम चाहते थे कि हमारे जो अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ हम दोनों तरफ से बात कर सकते थे, हम भी दोनों को कह रहे थे कि आप लोग एक साथ एडजस्टमेंट करके समाधान में जिए। और हमारे जो स्टैंड थे ऑक्यूपेशन के खिलाफ था, हम कहते थे कि पूरा इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए पैलेस्टाइन को, फिलिस्तीनियों को। और हम इजराइल के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफ़ी है, स्पेशली काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, और एग्रीकल्चर में भी काफ़ी अच्छे सहमत है, सहयोग है। एक्सक्यूज मी, ये सब करके इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। और मेरे ख्याल में दूसरे भी चीज़ हो रहे हैं दोनों सरकारों के बीच में, जो हम पब्लिकली नहीं जानते हैं, लेकिन माध्यम में लिखा है कि ये पेगासस और दूसरे किस्म के सॉफ्टवेयर जो हमारे सरकार एलिजिडली इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ, ये सब भी इजराइल उनको भेजा हुआ है। तो कोई शक नहीं है कि दोनों सरकार काफ़ी दोस्ती बन गए हैं, काफ़ी नज़दीक रिलेशंस हैं उनके आपस में। लेकिन फिर भी ये हमारे फिलिस्तीनियों की तरफ जो हमारे पुराने रिश्ते हैं और पुराने जो ऑब्लिगेशंस भी है, इसको भूल जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं सिर्फ नहीं, मेरे ख्याल में हमारे देश के राजनीतिक स्पेस में बहुत पार्टियों में ये कहा है कि ये कहा, मोदी जी आप दोनों तरफ को सम्मान से देखना चाहिए था, समानता से बोलना चाहिए था कि हम दोनों को हम समाधान में रहना चाहते हैं। इजराइल जो भी कर रहा है, कोई भी उन्हें अब तक रुका नहीं सका। मुझे पता नहीं कि अमेरिका कोशिश कर रहे हैं या नहीं, लेकिन दूसरे देशों तो कह दिया है कि ये बंद कीजिए, आपने अभी काफ़ी रिवेंज आपने ले लिया, काफ़ी बदलाव ले लिया है, अभी बस अभी लोगों को जीने दीजिए। लेकिन इजराइल कह रहे हैं कि जब तक हमास पूरा नष्ट नहीं हुआ, पूरा एरेडिकेशन नहीं हुआ, हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आज भी बॉम्बिंग हुआ है गाजा में, हर रोज हो रहा है। आप तो अस्पताल के बारे में बोला, वो अल-अहली, पहले आपको पता है कि इजराइल कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये हमास ने खुद कोई रॉकेट भेज के, ये रॉकेट ठीक तरह नहीं चला इसलिए अस्पताल पे गिरा। इसके ऊपर दो राय है, लेकिन ज्यादा तौर से फैक्ट चेकिंग जो कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये इजरायली बम ही था। लेकिन जो भी है, सही बात यह है कि बहुत बहुत मासूम लोग, बच्चे
हर रोज मर जा रहे हैं। भूल जाइए मत कि भारत में ये सोच है कि सारे फिलिस्तीनियों मुसलमान हैं, लेकिन फिलिस्तीन क्रिश्चियंस भी है। और एक चर्च पे बॉम्ब भी गिरा है जहां फिलिस्तीन क्रिश्चियंस के बहुत लोग सेंचुरी लिए हुए थे, वहां भी बहुत बहुत देहांत हो गए हैं फिलिस्तीनी क्रिश्चियंस को। तो हमें भूल नहीं होना चाहिए कि एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर चल रहा है। उसी वक्त पानी नहीं है, फ्यूल नहीं है, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि ये सब इजराइल की तरफ से आते थे गाजा स्ट्रिप पे। इजराइल ने सबको कट कर दिया। तो भी खाना पीने के लिए कुछ नहीं है, आपको फ्रिज नहीं चला सकता, जो भी खाना आपने घर पे फ्रिज के अंदर रखा था वो भी खराब हो जा रहा है, पीने के लिए पानी फिल्टर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। और इजराइल कह रहे कि हम बॉम्ब करेंगे, आप ये उत्तर गाजा से दक्षिण की तरफ चले जाइए, क्योंकि उत्तर में हम पूरा बॉम्ब करेंगे, उत्तर से हम पे हमला हुआ है। लेकिन उत्तर भारत से उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा जाने के लिए कैसे जाएंगे लोग, जब कोई पेट्रोल डीजल नहीं है, गाड़ी चला भी नहीं सकेंगे। जी तो ये शशि थरूर जी, मैं थोड़ा सा वापस आ जाती हूँ अपने सवाल पर। जो आधा मेरा सवाल का हिस्सा था वो ये कि सरकारी स्तर पर तो आपने हमें समझाया कि क्या स्टैंड रहा है, गैर सरकारी स्तर पर जो समर्थन नजर आ रहा है, खासकर ये पूरा जो भगवा दक्षिणपंथी राइट विंग जो इकोसिस्टम है, इसमें क्यों इतना समर्थन है, ये हमें जरा समझा दीजिए आप। मेरे ख्याल में ये शायद कुछ लोग हैं, मैं भी ये हम तो पब्लिकली कहना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में कुछ डिसीजन मेकर्स हैं जो हिंदुत्व के नाम पे हमारे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसमें से उनको बहुत खुशी आती है। और इसलिए शायद उनका मन में ये है कि देखिए इजराइल कुछ सिखा रहा है ये मुसलमानों को, इस किस्म का सोच कोई लोग के मन में होंगे, इसलिए शायद वो ऐसे कुछ नहीं कहना चाहते। मैं उससे दूर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये भी मुझे सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, बाहर से ऐसे लग रहा है। लेकिन अभी आपको पता है कि हमारे विदेश कार्य मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो लोग जो एक स्टेटमेंट निकाला है 2 दिन पहले, कहा कि प्रधानमंत्री ने महमूद अब्बास से बात की, जो वेस्ट बैंक में फतह का नेता है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी का नेता है, और उनसे बहुत कंडोलेंस भी एक्सप्रेस किया जो अस्पताल में हुआ था, जो ह्यूमैनिटेरियन कठिनाइयां फिलिस्तीनियों गाजा में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए हम उनको हमारे तरफ से मैसेज दिए। ये सब हमारे विदेश कार्य मंत्रालय भी अभी पब्लिसाइज किया है। मुझे पता नहीं कि अरब देशों इससे खुश होंगे या ये काफी है, लेकिन एक अच्छा स्टेप है कि एटलीस्ट हमने पूरा नहीं भूल गया कि उस तरफ के लोग भी मनुष्य है, इंसान है, वो भी मर जा रहे हैं। जी हाँ, और अभी फिलहाल मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड है, यानी यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है UNRWA, उसको कितना कंट्रीब्यूट किया है भारत ने। ये $36.5 मिलियन पिछले 20 साल में इतना फिलिस्तीन को भेजा है भारत ने। भारत का ये दस्तूर है कि हमेशा यासिर अरफात से लेकर और अब से कुछ 10 साल पहले तक भी, जैसे आपने कहा इससे पहले कि इजराइल से बहुत मजबूत रिश्ते बन गए, फिलिस्तीन की कीमत पर बन गए, भारत वो तराजू नहीं ले पाया, वो बैलेंस नहीं बना पाया जो शायद उसे बदलते दौर के वक्त बनाना था, अगर इजराइल के साथ रिश्ते बनाने थे तब भी। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये सवाल कि ये भी कहूंगा अरफा की मेरी राय में और मेरी उम्मीद ये है कि हम अभी वो ये बैलेंस की तरफ ही जा रहे हैं। जो मिनिस्ट्रीज का स्टेटमेंट था उसके बाद अभी मेरे ख्याल में हम बहुत तेज से नहीं, लेकिन आराम से हम जरा सा बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश में हैं। और दूसरे देशों भी ऐसे कर रहे हैं। अभी तुर्की ने हमास के नेताओं जो तुर्की में रह रहे थे उनको भी वहां से निकाल दिया, कह दिया कि आप हमारे देश छोड़िए। वो भी चाहते हैं कि आप एक कोई मीडिएटर का रोल तुर्की क्यों नहीं खेले, शायद वो भी हो जाएगा। ऐसे कुछ डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स हैं कई देशों में। और भारत सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर कब ऐसा होगा, आखिर कब होगा? 5,000 लोगों के मरने पे होगा, 10,000 लोगों के मरने पे होगा, 20,000 या 50,000? कब ये मौका आएगा कि वाकई ये बैलेंस स्थापित होगा? कब लोगों की ये दिन दहाड़े हत्याएं होना बंद होंगी? इतना बड़ा मानवीय संकट 21वीं सदी में हमारे आपके जिंदा रहते, ऑन आवर वॉच, ये तमाम चीजें हो रही हैं, भारतीय नागरिक देख रहे हैं। अब आपसे 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, एक तरफ ये लग रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है कि इजराइल के साथ भारत की सरकार खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है
और जो CWC का जो स्टेटमेंट आया सबसे पहले, उसमें हमास के हमले की निंदा नहीं की गई। इसके बाद कहा यह गया कि इसके बाद हमने देखा जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो जाके फिलिस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव से मिले। मैंने वो तस्वीरें नहीं देखी कि क्या इजरायली रिप्रेजेंटेटिव से मिले या नहीं मिले। तो क्या आपको लगता है कि चूंकि भारत की सरकार पहले ही 4 हाथ आगे बढ़ के इजराइल का इतना साथ दे रही है, इसलिए ऑपोजिशन को जरूरत नहीं है उनका साथ देने की, लेकिन दूसरी तरफ यहां भी एक तरह का पोलराइजेशन साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी में तो कोई आतंकवादी को पसंद नहीं करते हैं, और जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया, हम भी उनके खिलाफ है। आपको शायद मालूम है कि हमारा पहला स्टेटमेंट में यही कहा था, लेकिन हमारे पहले स्टेटमेंट में ही हमने कहा कि दोनों साइड को हम भूल नहीं करना चाहिए कि जो हमास ने किया है बहुत बुरा है, हम बिल्कुल समर्थन नहीं दे सकेंगे, लेकिन उसके साथ भी हम याद दिलाते हैं लोगों को कि फिलिस्तीनियों का के जो हक है, जो जरूरी है, उनके लिए हम खड़ा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अभी सरकार की पोजीशन भी कांग्रेस की तरफ स्लोली आ रहे हैं। शायद कुछ लोग देखे हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा फिलिस्तीनियों के साइड पे और सरकार बहुत ज्यादा इजराइल के साइड पे थे। दोनों मेरे ख्याल में भी माध्यम में जरा सा आने वाला है मेरे ख्याल में। और कांग्रेस भी ये चाहते हैं कि कोई आतंकवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हम फिलिस्तीन के साथ रहे हैं बहुत सालों से, ये कभी भूल नहीं सकते। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत थे कि CWC का जो पहला स्टेटमेंट आया, जो रेजोल्यूशन आया, उसमें हमास के किसी भी हमले का कोई जिक्र नहीं था? क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जो इस बात से लोग असहमत हो रहे थे? इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा फ्रंट पेज पे अपनी खबर छापी थी कि कई लोगों को अनईज है, उन्हें असुविधा हो रही है कि देखिए हमास के हमले का जिक्र नहीं हुआ। देखिए, जो चर्चा हुई उसमें यह था कि हम हमास के आतंकवादी अटैक को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसी के साथ भी हम फिलिस्तीनियों के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तो ये है बहुत सालों से। जब हम सरकार चलाए, हम तो उनके बहुत नजदीक थे। भूल जाइए मत कि कांग्रेस सरकार ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया एम्बेसडर लेवल पे, एम्बेसडरशिप पे, एम्बेसडर स्टेटस। हमने पहले कहा था, हम सिर्फ कॉन्सुलेट खोले थे कांग्रेस के समय, लेकिन 91 में नरसिम्हा राव की सरकार ने ही कॉन्सुलेट किया था एम्बेसडर लेवल तक। तो ये नहीं है कि कांग्रेस इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हम दोनों तरफ से अच्छा रिलेशंस मेंटेन करते थे, लेकिन अभी हम ये चाहते थे कि सरकार नहीं भूल जाए जो हमारे पूरे बहुत सालों का रिकॉर्ड था। और इसलिए शायद CWC के स्टेटमेंट पे आप सिर्फ एक तरफ का पॉइंट्स देखा, क्योंकि हम सरकार ने जो किया उसको करेक्ट करना चाहते थे। लेकिन अंत में हम दोनों आतंकवादियों के खिलाफ है, हम दोनों चाहते हैं कि समाधान हो जाए वहां। और हम जरूर, कांग्रेस हम चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों के सारे पूरे अधिकार और उनके हक जन के मन में हो, और कोई भी इंटरनेशनल सेटलमेंट आए तो उनको अपने स्टेट मिलना चाहिए। ये है इंटरनेशनल प्रेफर्ड सोल्यूशन। इस पे तो बहुत नेगोशिएशंस बहुत साल से चले हैं। हम ये भी चाहेंगे कि इसको रिस्पेक्ट करके हम आगे बढ़े। जी हाँ, 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ बिल्कुल आखिर में, 2-3 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, आप अगर इस वक्त होते इंचार्ज, अगर ये कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, तो इस सिचुएशन को, स्थिति को आप कैसे हैंडल कर दे? सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, भारत सरकार की गलतियां कहाँ रही? क्या इस विश्व में, इस पूरे खित्ते में शांति की स्थापना के लिए भारत किस तरह से मीडिएट करता अगर आप होते विदेश मंत्री? देखिए, पहली बात यह है कि इस किस्म का प्रश्न का जवाब देना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को। हम तो विपक्ष में हैं, हमें ये सब नहीं दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है प्राइवेटली, क्या क्या हो रहा है बीच में। इसलिए हमें इसके बारे में कहना कि हम ऐसे करते, जब हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट, पूरी डिटेल्स नहीं जानते, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि जब यूपीए सरकार थे मनमोहन सिंह साहब के, तो हमारे एक एक मिडिल ईस्ट स्पेशल एनवॉय थे, जो यूएन में काम भी किया हुआ था हमारे एम्बेसडर के रूप में, चिन्मय गरे खान। वो था मिडिल ईस्ट स्पेशल एनवॉय, और हमने उसको कभी कभी एक साल में एक बार या एक साल में 2 बार वहीं भेजते थे, गाजा जाने के लिए, रमल्ला जाने के लिए और तेल अवीव जाने के लिए, सबसे संपर्क करते हुए कि भारत के इंटरेस्ट है दोनों देश की तरफ। ये पोजीशन नरेंद्र मोदी का सरकार ने अबॉलिश किया। अब ऐसे कोई आदमी नहीं है हमारी सरकार में जो इस विषय पे स्पेशल इंटरेस्ट लेते हैं। मेरे ख्याल में ये तो एक गलती है हमारे तरफ से। एक ऐसे व्यक्ति हो जाना चाहिए था जो इस विषय पे बहुत एक्सपर्ट है, जो इजराइल के साथ संपर्क है, पैलेस्टाइन फतह के साथ संपर्क है, जो पहले गाजा के अथॉरिटीज के साथ भी संपर्क होते, और इस क्वालिटी से
उनका यूजफुल रोल, जैसे मैंने कहा सिर्फ 2-3 देश है जिसका दोनों साइड पे एम्बेसडर्स है, हम शायद एक बहुत यूजफुल मीडिएटिंग रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल में वो नामुमकिन हो गया है। आपने पूछा कि कब तक चलेगा, मेरे ख्याल में जो हम पढ़ रहे हैं, इजराइल का इरादा है कि वो लोग एक लैंड इन्वेजन भी करे, कि गाजा में घर से घर जाके जो भी हमास का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है उसको मरा दे, सिर्फ उसके बाद ही वो लोग समाधान के बारे में बोलने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में ये हर रोज सिविलियंस का मौत के बारे में सुनना कोई इंसान को सह नहीं सकता, और हमारी सरकार भी इसको रिजेक्ट करना चाहिए। हमारे स्टैंड बदल के इजराइल को साफ कहना चाहिए कि ये बंद कीजिए, ये नहीं चलेगा, ये न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। अब आखिरी बात अरब देशों को लेकर कि अरब देशों से, और खासकर देखिए ये बात कितनी दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी सरकार कहती है अपने आप को कि हिंदुत्व की सरकार है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हाँ मैं एक हिंदू भी हूँ, राष्ट्रवादी भी हूँ, तो इस तरह से मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ, हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। उन्होंने बाकायदा एक मैगजीन को इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। लेकिन अरब देशों से रिश्ते नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत बेहतरीन रहे हैं। नरेंद्र मोदी की 1-to-1 जो पर्सनल गुडविल है उनकी अरब देशों में, खासकर यूएई और सऊदी अरब में हम देखें तो शायद पिछले कई प्रधानमंत्रियों को एक तरह से धुंधली पड़ जाएं उनकी इमेजेस। लेकिन इस सब के बावजूद इस तरह का जो स्टैंड रहा है फिलिस्तीन पर, सीधे इजराइल की और यूएस की गोद में जो बैठा हुआ नजर आ रहा है भारत, इसको आप क्या अरब देशों से रिश्तों की कीमत पर देखते हैं? अरब सरकार मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी का स्टैंड से बहुत दूर नहीं है। को पता है जो इब्राहिम अकॉर्ड्स में हम बोल रहे थे, इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने साइन किए हुए थे। बहुत अच्छे रिलायबल रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सऊदी अरेबिया भी तैयार थे साइन करने के लिए, और एक बहुत डिफरेंट इरा होने वाला था मिडिल ईस्ट में, जैसे अरब देशों इजराइल के साथ समाधान में रहेंगे और शायद फिलिस्तीनियों की कॉज को भूल जाने के लिए तैयार थे। अभी जो हुआ है इस हमला के कारण, इजरायली बॉम्बिंग के कारण, मेरे ख्याल में अरब पब्लिक जो है वो लोग बहुत नाराज हैं। मेरे ख्याल में जो मोदी जी के जो बंधन थे सरकारों के साथ, उनका जो पॉलिसी थे, ये हमारे ये बंधन इतना मजबूत था अरब सरकारों के साथ कि कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब अरब स्ट्रीट इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जब लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा कि इनका स्टैंड जो इजराइल की तरफ जो फ्रेंडली रिलेशन वो लोग चाहते थे, क्या यह मुमकिन है या अभी उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उनके भी सरकारों को तकलीफ आ जाएगी उनके जनता से। तो मेरे ख्याल में ये सब हमको देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि अरब देशों का स्टैंड कैसे। अब तो वो लोग कह रहे हैं कि हम हमास को बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम इजरायली अटैक्स को भी समर्थन नहीं करेंगे, एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ये होना चाहिए भारत का भी स्टैंड। लेकिन हर रोज अगर ऐसे मौत के रिपोर्ट्स आते रहेंगे, मेरा शक है कि अरब स्ट्रीट्स सारे अरब देशों में, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, सारे देश में लोग इतने नाराज होंगे, इतने गुस्से में होंगे कि उनको सरकार को कोई और स्टैंड लेना ही पड़ेगा। हम तो देख रहे हैं कि अभी भी लेबनान से, हिजबुल्लाह की तरफ से अभी कुछ आक्रमण हो रहे हैं इजराइल की तरफ, वहां भी युद्ध होने का चांस है। मेरे ख्याल में ये जंग स्प्रेड कर सकते हैं दूसरे देशों के, और अब सरकारों का ये कंसर्न है कि ये नहीं हो जाए। इजिप्ट इसलिए रफा क्रॉसिंग जो दक्षिण गाजा में है उसको नहीं खुल रहा है। वो चाहते हैं, वो बहुत छोटे एसेंशियल गुड्स के लिए बहुत कम के लिए खोल रहे हैं, लेकिन जनरली नहीं खोल रहे हैं, और फिलिस्तीनियों को उनका देश आना नहीं दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों हमारे साइनाई में आके यहाँ से इजराइल को हमला करे, वो लोग वहीं रहे, उनके ही देश है गाजा, वहीं रहने दीजिए। तो इजिप्ट भी अभी बहुत कॉशियस है। सारे अरब देशों का पॉलिसी देखने लायक है, लेकिन आज इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये लाइन मेंटेन करने के लिए पहले उनके पब्लिक भी जरा सा एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब मेरे ख्याल में ये पानी अभी बॉइलिंग पॉइंट में जैसे होता है, यही होने वाला है अरब स्ट्रीट में भी। आखिरी सवाल पर इंटरव्यू खत्म करती हूँ, वो ये कि नरेंद्र मोदी सरकार उम्मीद कर रही है कि ये एक ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन का ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कि कहीं ना कहीं उसे फायदा होगा चुनाव में। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस हैं उनमें फायदा हो सकता है, और लंबा अगर खिंच गया आगे तक मुद्दा तो 2024 तक में फायदा होगा कि नरेंद्र मोदी अपने को एक भारत के नेतन्याहू के तौर पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो इस्लामिक इन्वेजन है या इस्लामिक जो खतरा है उसके खिलाफ जो इस तरफ का यानी भारत का जो नेतन्याहू है वो नरेंद्र मोदी है, और सिर्फ भारत को सुरक्षित वही रख सकते हैं। इस तरह की एक इमेजरी, एक इमेज तैयार करने की कोशिश हो रही है।
देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप कह सकते हैं, आपके एनालिसिस मेरे ख्याल में बिल्कुल ये सोचने लायक है, यू प्रॉब्ली क्वाइट राइट, लेकिन मेरी तरफ से ये कहना अब तक ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इस चुनाव इस किस्म के विषय पे नहीं हो जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग सोचिए बेरोजगारी के बारे में, कि लोग सोचते हैं कि जो हमारे महंगाई के बारे में, लोग सोचें कि हमारे देश की इनइक्वालिटी के बारे में, लोग सोचिए कि हमारे जो नफरत फैल रहा है कोई समुदाय के खिलाफ, ये सारे विषय के ऊपर मेरे ख्याल में हम चुनाव लड़ाएंगे। मेरे मन में जो आप कह रहे हैं शायद वो बीजेपी का इरादा हो सकता है, लेकिन हम उनको ऐसे आसानी में नहीं छोड़ देंगे कि उसकी मर्जी वाले विषय पे वो चुनाव लड़े, क्योंकि हम 10 साल की अकाउंटिंग चाहते हैं उनके तरफ से कि क्या किया है भारतीय जनता के लिए, और जो नहीं किया है वो हम पॉइंट आउट करके वोट मांगेंगे लोगों से। तो उम्मीद है कि जब भारत की सरकार ऐसा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी भारत की सरकार नहीं, तो आपके पास भी इसका काउंटर जरूर मौजूद होगा कि आखिर जब इस तरह से जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष के तौर पर जो इलेक्शन में आप लड़ेंगे वहां पर तो भी आपके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शशि थरूर जी कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आरफा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।